नमस्कार। जीके क्विक ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं जैसे एमपी पुलिस, एमपीएसआई, कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रुप 4 आदि को देखते हुए एमपी जीके की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें एमपी जीके को टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कवर करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट करते रहे तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी चैप्टर पर टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। इससे जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको महत्वपूर्ण फैक्ट और मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है इसका गठन 1956 में 1 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वी, यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आइए जानते हैं इससे महत्वपूर्ण फैक्ट। इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद रखना होगा। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का दिवस जो है राज्य दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और अगर गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश के गठन में 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। एक था मध्य प्रांत, दूसरा था मध्य भारत, तीसरा था विंध्य प्रदेश। ये फैक्ट मैंने उन्हीं फैक्टों को उठाया है जो एग्जाम के प्रश्नों में डायरेक्टली ऐसे ही पूछे गए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से वेडन जो सिंगरौली में है उसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है। लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जबलपुर को। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाती है तो ये जो है पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी वर्तमान नर्मदापुरम जिले में है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहा जाता है मैयर, सतना को। मैयर जो सतना जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं खेल राजधानी ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में इंदौर को। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो विकास खंड हैं उनकी संख्या आप सभी जानते हैं कितनी है, 313 है। लेकिन आपको याद रखना ये है कि आदिवासी विकास खंड कितने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कितने हैं, 89 है। आगे हम देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखिए, अगर आपसे संभाग पूछे तो आप याद रखेंगे हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। ठीक है, जिला पूछे तो आप याद रखेंगे 52 जिला अभी तक थे, लेकिन 4 मार्च 2023 को, ठीक है, 4 मार्च 2023 को 53वां जिला घोषित किया गया था। कौन सा? महूगंज। ठीक है, महूगंज जो बनेगा रीवा से, इतना आपको याद रखना है। तो अब ये 53वां जिला घोषित हो गया है। ठीक है, विकास खंड की अगर हम बात करें तो 313 है। तहसील की बात करें तो ये 428 हैं। नगर निगम की बात करें तो 16 है और नगर पालिका 98 है। हालांकि डेटा मैंने चेक करके ही यहाँ ऐड किया है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर नीचे संख्या ये तहसील में आ जाए। बाकी के होने को तो कुछ भी है, लेकिन आप वर्तमान समय तक इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है ये कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो इस प्रश्न को आप सभी जानते हैं कि कितने राज्यों से सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 5 राज्यों से। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये मैप जो हमने आगे दिया है। देखिए आप इस मैप में दिया गया है मध्य प्रदेश की कौन सी जो सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है। एक है इधर छत्तीसगढ़, दूसरा है यूपी, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात और पांचवा है ये हमारा महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश की पुनर्गठन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है अलग हुआ था, तब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो ये डेट थी कितनी? 1 नवंबर 2000, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए, भोपाल से पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश 1956 में बना था और 1956 से ही भोपाल जो है हमारी प्रदेश की राजधानी रहा है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था।
ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी राजधानी, जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये नागपुर जो है हमारी राजधानी रहा करती थी। साथ में ही आपको याद रखना है हाईकोर्ट जो था वो भी यही था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एंड बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य नहीं था, सीपी एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से ये राज्य था। तो इसमें जो है इसकी राजधानी जो है नागपुर थी। तो आपसे या तो ऐसे पूछा जाए या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की भोपाल से पहले राजधानी कहाँ थी, तो आप दोनों का आंसर याद रखेंगे, नागपुर है। अगला प्रश्न है, 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे? तो देखिए, जो 1998 की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिले बनाए गए थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर सी है। लेकिन इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से संबंधित जो की पॉइंट हैं इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर हमारी काफ़ी मेहनत की गई है, ये आपके लिए लेके आए हैं, तो आप इन्हें देखेंगे। पहला है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था यानी कि 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले थे और 7 संभाग थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2 अक्टूबर, ये डेट सहित याद रखेंगे, ये भोपाल की डेट कई बार पूछी गई है कि भोपाल की स्थापना कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1972 को 2 नए जिले बनाए गए, एक था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। ठीक है, तो इस प्रकार 45 जिले हो जाते हैं। मई 1998 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था दुबे समिति। ठीक है, तो जो दुबे समिति थी उन्होंने 10 नए जिले बनाने का जो है प्रस्ताव दिया और इस हिसाब से 10 नए जिले बनाए गए। ठीक है, फिर एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है सिंहदेव समिति। ठीक है, तो सिंहदेव जो समिति थी उसने 6 नए जिलों की अनुशंसा की, तो उनके हिसाब से ये 6 नए जिले बनाए गए जून 1998 में। इस प्रकार टोटल 61 जिले हो जाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जब होता है कब? 1 नवंबर 2000 को। तो इसमें क्या होता है कि जो 16 जिले हैं जो पूरब के जो 16 जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और अब मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष बचते हैं। अब 45 जिलों के बाद का गणित जो है आप और याद रखेंगे कि 15 अगस्त 2003 को आप यहाँ से याद रख सकते हैं 2003 में 3 नए जिलों का गठन होता है। मई 2008 में 2 नए जिलों का गठन होता है। 16 अगस्त 2013 को 1 यानी कि आगर जिले का गठन होता है। 1 अक्टूबर 2018 को 1 यानी कि निवाड़ी जिले का गठन होता है। और मार्च 2023 में यानी कि 4 मार्च, आप इसे याद रखेंगे, 4 मार्च 2023 को एक नया जिला मऊगंज, ये किससे? रीवा से घोषित किया जाता है। ठीक है, प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें वर्तमान समय तक, हालांकि अभी इसकी घोषणा हुई है, तो ये जिला बन जाएगा तो 53 जिले हो जाते हैं। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, ये हमने आगे बताया है। तो मैंने इसको कुछ याद करने का एक तरीका अपनाया है कि आप पहले यहाँ डेट याद रखें, फिर डेट के साथ में उसका डेटा भी याद रखें। ठीक है, आगे हम ये बताएंगे कि किस डेट में और कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते रहे हैं। एक तो मैंने पूछा था कि कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के यहाँ मतलब 1998 में बने थे, तो ये तो आप समझ गए होंगे, 10 और 6 16 जिले थे। आपसे कई बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? 43 जिले थे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद कितने जिले शेष बचे थे? तो आप याद रखेंगे 45। ठीक है, और अगर टोटल पूछे दिए जाएँ तो थे 61 जब पुनर्गठन हुआ नहीं था तब। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ में चले गए? 16। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इन्हें याद रखे चलेंगे। ये डेटा उसी ढंग से सेट किया गया है जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, यानी कि टीकमगढ़, दमोह और निवाड़ी जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंदौर संभाग के जो जिले हैं ये आपसे इंदौर ही नहीं बल्कि किसी भी संभाग के जिले पूछे जाते हैं। आमतौर पे ये प्रश्न काफ़ी सरल लगता है, लेकिन जिस संभाग से इंसान आता है उसे तो पता रहता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन बाकी के संभाग के लड़के इनको नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में काफ़ी आने लगे हैं। तो देखते हैं कि इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग में आता है इंदौर, एक तो इंदौर जिला है, दूसरा है धार, तीसरा है झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 8 जिले जो है इंदौर संभाग में आते हैं और ये सर्वाधिक जिले हैं क्योंकि जबलपुर और इंदौर दोनों ही संभाग में 8-8 जिले आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो इंदौर संभाग में नहीं है। तो ये है, इसका राइट आंसर है देवास। ठीक है, देवास जो है इंदौर संभाग में शामिल नहीं है। तो फिर ये देवास किस जिले में किस संभाग में आता है? ये आता है मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में। ठीक है, उज्जैन में रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास इत्यादि जो हैं ये उज्जैन जिले में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया है? देखिए, इस वीडियो में आपको कम से कम 60 या 61 ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो मिलने वाले हैं। इनमें उन सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अगर हम बात करें 2013 में आगर मालवा जिले की, तो ये आप सभी जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से बनाया गया था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। देखिए, आइए हम जानते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है उससे संबंधित ये है कि जो पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, उसके बाद के जिलों का यहाँ गठन दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें 2003 में, तो 3 नए जिलों का निर्माण हुआ था। एक हुआ था बुरहानपुर का खंडवा से, अशोकनगर का गुना से, अनूपपुर का शहडोल से। ठीक है, 2008 की बात करें तो 2008 में अलीराजपुर बना था झाबुआ से, सिंगरौली बना था सीधी से। ठीक है, 2013 में आगर मालवा एक जिला बना, किससे? शाजापुर जिले से अलग होकर। ठीक है, 2018 में एक निवाड़ी जिला बना और ये किससे बना? टीकमगढ़ से। 2023 में यानी कि 4 मार्च को ये जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषित किया गया मऊगंज किस जिले से बनाया जाएगा? रीवा से। ठीक है, तो इस प्रकार 2000 के बाद में इन जिलों का गठन किस जिले से हुआ है, किस सन में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इन्हें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? देखिए, सर्वाधिक जिले जब भी पूछे जाएंगे तो आप याद रखेंगे 2 जिले, 2 संभाग। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना है जबलपुर और दूसरा याद रखना है इंदौर, क्योंकि इन दोनों ही संभाग में 8-8 जिले हैं। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो इनमें से दोनों सही हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा, अन्यथा आपको या तो जबलपुर या इंदौर देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना था? ठीक है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को 1 नवंबर 1956 को ही बना दिया गया था। हालांकि भोपाल उस समय जिला नहीं था, सीहोर जो जिला था, सीहोर की एक तहसील था। तो ये भी प्रश्न में पूछा गया है कई बार कि ये क्या था? तो तहसील था। किस जिले की था? तो सीहोर की था। जिला कब बना? तो 2 अक्टूबर 1972 को इसे जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो भोपाल से अधिक दूरी पर है? ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो है भोपाल से सबसे अधिक दूरी की बात करें तो ये स्थित है सिंगरौली। मतलब मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी राज्य है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य नहीं, माफ़ कीजिएगा, जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे, 43 जिले थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? आप सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा है, जो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पीएससी में और साथ में ही पटवारी में ये पूछा गया है। तो इसके जो निकटतम है ये जबलपुर शहर है, तो इसका राइट आंसर सी है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो अगर बात करें कर्क रेखा की तो ये भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के भी नर्मदा के समानांतर ये 14 जिलों से गुजरती है। अच्छा प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के शहरों में तो एक है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, तो ये कर्क रेखा पर स्थित है। आपको याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं। एक है रांची, इधर है गांधीनगर। तो ये सभी जो है मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा, कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताना है, लेकिन आपको कमेंट में 2 प्रश्न और बताने होंगे। एक है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी, और दूसरी है कांगो नदी। ये हमारी भूगोल की सीरीज में बताए हुए प्रश्न हैं। तो एक है लिम्पोपो नदी और एक है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी बोलते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप की दोनों नदियां हैं। ये कौन कौन सी रेखा को क्रॉस करती हैं 2 बार? ठीक है, ये 2 बार कौन कौन सी रेखा को क्रॉस करती हैं, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की कौन सी एकमात्र नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, तो ये नदी है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलने वाली माही नदी। ठीक है, ये जब मध्य प्रदेश के धार से निकलती है तो मध्य प्रदेश के धार से निकलने के बाद में ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान से फिर से गुजरात में आती है और इस प्रकार से ये खंबात की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो इस हिसाब से ये 2 बार कर्क रेखा को ऐसे क्रॉस करती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जिलों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा के बारे में यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है, या फिर इनसे कैसे याद किया जाएगा, उसमें ट्रिक तक बताई गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम उतनी डिटेल्स में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम की एक अपनी सीमा है। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है तो आप सभी जानते हैं कि ये 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें रतलाम है, उज्जैन है, सीहोर है, राजगढ़ है, भोपाल है, जबलपुर भी है, लेकिन ना तो यहाँ पर इंदौर है और ना ही बालाघाट है। तो इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भारत में जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है, या पश्चिमी भी दिया गया है, तो आप याद रखेंगे भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो इस हिसाब से जो है इसका राइट आंसर वी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये एक तो ये याद रखना है कि ग्रीनविच जो मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली में पहुंचती है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल मिलाकर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना ये है कि तेलंगाना के निर्माण के बाद भी तेलंगाना से ये नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर के भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। और ये भी बताया था कि भारत के ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद ये रखना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो मैंने आपको इसे याद करने का एक तरीका बताया था, हालांकि याद आपको होगा ऐसा हम मानते हैं, हमारी अगर वीडियो देखी होंगी तो 30, 82, 52 सिर्फ ऐसे करके याद रखना है, तो आप सही से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है वी, यानी कि 30, 82, 52 या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। लेकिन आपको याद ऐसे नहीं रखना है कि 3,08,252, आप याद रखेंगे 30, 82, 52, जैसे आप किसी का टेलीफोन या मोबाइल नंबर याद रखते हैं, सेम वैसे ही। तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, आप समझ गए होंगे, ये 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत अगर हम बात करें कि ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितने प्रतिशत है भारत का, तो ये है 9.38%। ठीक है, देश में इसका स्थान कौन सा है? ये देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इससे पहले, यानी कि मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य राजस्थान है, तो भारत में पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? देखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आजकल बनने लगे हैं और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। तो चलिए, अगर हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु की बात करें
तो ये माना जाता है किसको, ये माना जाता है डी यानी कि मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। आइए कुछ अन्य फैक्ट हम जानें। तो देखिए आप यहाँ याद करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का अगर केंद्र बिंदु आपसे पूछें तो आप याद रखेंगे मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। ठीक है, अखंड भारत की अगर हम बात करें कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो ये बरसाली बैतूल का जो क्षेत्र है ये माना जाता है, बरसाली गांव। ठीक है, भारत का अगर भौगोलिक मध्य बिंदु की बात करें तो ये मनोहर गांव है जो कटनी में है, ये जो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु की तो ये सागर में माना जाता है। अब होगा ये कि आप ये यहाँ याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन भूल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने याद किया था वैसे ही आप अगर याद रखेंगे तो इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे आइए जानते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश, भारत, अखंड भारत और पृथ्वी में सबसे बड़ा क्या होगा, पृथ्वी होगी। तो आप याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, इधर है, यानी कि पश्चिम से, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से हम शुरू करेंगे तो ये यहाँ उज्जैन है। ठीक है, यहाँ मान लीजिएगा क्योंकि यहाँ झाबुआ लिखा है, तो उज्जैन जो है, उज्जैन में है मंगलनाथ मंदिर, तो ये है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ठीक है, पृथ्वी से छोटा है अखंड भारत। क्या है, अखंड भारत। अखंड भारत से तात्पर्य है जो पहले भारत था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे क्षेत्र शामिल थे, तो अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत का जो है, अब यहाँ से आपने देखा और यहीं से आप ऐसे घूमेंगे, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ मैप पे याद करना है। तो ये जो है बैतूल जो जिला है, ये बैतूल, तो यहाँ पर है अखंड भारत का केंद्र बिंदु। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, उसी दिशा में जाना है। और जब आगे जाएंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के इधर हम जाएंगे कहाँ पर, कटनी में। ठीक है, कहाँ जाएंगे, कटनी में। और कटनी में है क्या, कटनी में है क्या, अखंड भारत से छोटा होता है भारत, तो ये भारत। ठीक है, तो भारत का केंद्र बिंदु ये कटनी में है। और अगर हम बात करें भारत से छोटा है हमारे इसमें जो मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु ये है सागर में। तो आप ये याद रखेंगे, तो ये जो है सागर है। ठीक है, तो सागर को आप यहाँ याद रखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं था, बस इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा है पृथ्वी, तो जो इधर से शुरू होता है, फिर उसके बाद में पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो गया, अखंड भारत का केंद्र बिंदु हो गया बैतूल में। उसके बाद में हम इसी दिशा में फिर से चल के गए, तो ये जो है भारत का केंद्र बिंदु हो गया कटनी में। और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे यानी कि मध्य प्रदेश उससे छोटा है, तो ये सागर में जो है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु हो गया। ये आपको याद रखना था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है उसका नाम है सी यानी कि छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है सी। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम और जानेंगे। अगर हम क्षेत्रफल में बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो ये छिंदवाड़ा है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें सबसे बड़ा जिला, तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर है। ये आपको याद रखना है। लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट और याद रखेंगे। आपसे बड़ा पूछा गया है तो छोटा भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। और अगर जनसंख्या में भी पूछे तब भी आपको याद रखना है कि ये निवाड़ी है। अब अगर जिला पूछा गया है तो हो सकता है आपसे संभाग पूछ ले। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर हम बात करें अन्य फैक्ट की, तो देखिए यहाँ आपसे ये पूछे जा सकते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग ये शहडोल है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, इंदौर है। उधर इंदौर जिला था जनसंख्या में और ये संभाग भी है। ठीक है, अगर आपसे तहसील पूछी जाए तब भी यहीं की सबसे बड़ी है। जनसंख्या की सबसे कम जनसंख्या वाला अगर संभाग पूछें तो ये दोनों में शहडोल है। तो इसका जो है, जो ये फैक्ट थे कुछ इंपॉर्टेंट जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था। तो आप सभी जानते हैं कि भोपाल जो है 2 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश का एक जिला बना था। ठीक है, तो ये इससे पहले सीहोर की तहसील था। तो इसका राइट आंसर वी है। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि 1956 से ही भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले कौन से हैं। सीमांत मतलब सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में या सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले पूछे गए हैं आपसे। तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर बात करें तो ये सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। पश्चिमी जिले की बात करें तो अलीराजपुर। उत्तरी जिले की बात करें तो ये भिंड नहीं है, उत्तरी जिला मुरैना है। तो अगर बात करें हम सबसे उत्तरी जिला ये है मुरैना। ठीक है, बात करें सबसे पश्चिमी जिला की तो ये है अलीराजपुर।
अलीराजपुर। दक्षिणी जिले की बात करें तो ये है बुरहानपुर, ठीक है, आप याद रखेंगे। और अगर सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ठीक है। तो आप ये जो जोड़ा दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन से आप मैच कीजिएगा। पूर्वी जिला है सिंगरौली, पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, उत्तरी जिला है मुरैना और दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। लेकिन इनसे आप ऐसे याद नहीं रख पाएंगे, आप याद रखेंगे तो मैप से याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, ये सबसे उत्तरी जिला है ये मुरैना, ठीक है। अगर हम सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो यहाँ पर है ये बुरहानपुर, ठीक है। तो यहाँ पर है जो ये बुरहानपुर, आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे पश्चिमी जो जिला है, सबसे पश्चिमी जिला ये गुजरात से लगा हुआ अलीराजपुर है, ठीक है। तो अलीराजपुर जो है ये सबसे पश्चिमी जिला है। पूर्वी जिला की बात करें तो ये है सबसे पूर्वी जिला। तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे उत्तरी है, ये सबसे दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन साथ में ही आपको याद कुछ फैक्ट और रखने होंगे, जैसे सिंगरौली की सीमा मतलब भारत के दो राज्यों से स्पर्श करती है, इधर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और इधर छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी, ठीक है। ऐसे ही मुरैना एक जिला है जिसकी उत्तरी सीमा दो राज्यों से स्पर्श करती है, इधर है राजस्थान और इधर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही शिवपुरी है, शिवपुरी की भी सीमा दो जिलों से स्पर्श करती है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अलीराजपुर की सीमा दो राज्यों से स्पर्श करती है, इधर जो है गुजरात है और नीचे महाराष्ट्र है। बात करें बालाघाट की तो इसकी भी सीमा दो राज्यों से स्पर्श करती है। दो राज्यों वाले ये जो जितने भी आपको जिले बताए गए हैं ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर नगर है तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें जो राजस्थान की सीमा से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं उनकी संख्या है कितनी, 10, ठीक है। इसका राइट आंसर है वी। लेकिन आपको कुछ और फैक्ट भी याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले ये यूपी से सीमा स्पर्श करते हैं। देखिए ये जितने भी सीमा वाले राज्य हैं उनसे मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं ये आपसे प्रश्नों में पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें याद रख के चलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र से तो इससे करते हैं 9, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही छत्तीसगढ़ से करते हैं 7 और गुजरात से करते हैं 2, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो देखिए ये मैंने मैप के जरिए अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, एकमात्र जिला है, एक नहीं बल्कि एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से कंबाइंड जुड़ी हुई है। बाकी के फैक्ट आप उस मैप से याद रखिएगा जिसमें मैंने अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है। देखिए ऐसे भी प्रश्न बने हैं, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। तो आपको मैंने यहाँ एक प्रश्न का आंसर बता देते हैं जिसका नाम है पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात, ठीक है, जिसका राइट आंसर है ए। लेकिन आपको आगे के जितने भी ये प्रश्न मैंने बोला है इन्हें आप उस मैप के जरिए याद रखेंगे कि दक्षिण में महाराष्ट्र है, ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में ये छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार आप और भी याद रख सकते हैं, ये आपसे पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। देखिए ऐसे प्रश्न इस बार एमपी जो पटवारी है और ये अभी वर्तमान में जो वन रक्षक का चल रहा है उसमें ऐसे प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी राज्य के मतलब किसी भी राज्य से बोल देते हैं कि कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, तो इन्हें आप मैप के जरिए जितना याद रख सकेंगे याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमें एग्जाम में फंसाते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जिलों की जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं उनमें भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली ये आते हैं। लेकिन इनमें जो है श्योपुर जो जिला है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुरैना से ही बाउंड्री तय हो जाती है, इधर राजस्थान और यहाँ पर यूपी। तो ये जो है श्योपुर यहाँ पर स्थित है मुरैना के बाहर, यानी कि ये राजस्थान से लगा हुआ है ना कि यूपी से। अगला प्रश्न है रतलाम जिला कब स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करें रतलाम की तो ये जो है 1948 में स्थापित किया गया था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम के लिए अच्छे प्रश्नों में ही गिना जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है डिंडोरी कब जिला बनाया गया था।
तो देखिए डिंडोरी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बता चुके हैं कि कौन से सन में कितने ज़िले बने थे, ठीक है। लेकिन अब आप याद रखेंगे कि ये ज़िले जो है डिंडोरी भी 2003 में, माफ़ कीजिएगा 1998 में ये बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, है ना। आप सभी जानते हैं कि 1998 में 16 नए जिलों का निर्माण किया गया था। देखते हैं आगे। देखिए अगर हम 1998 की बात करें तो कुल नए जिलों की जो संख्या थी ये 16 थे, ठीक है। 16 जिलों का निर्माण किया गया था। उसमें BR दुबे जो समिति थी इसने मई 1998 में इसके जो अनुशंसा थी उसके आधार पर 10 जिलों का निर्माण किया गया था। लेकिन उस 10 जिलों में से 6 जो जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में चले गए थे। बचे 4 जिले ये आपसे कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। एक था बड़वानी जो खरगोन से बना था, दूसरा था श्योपुर जो मुरैना से बना था, तीसरा था डिंडोरी जो मंडला से बना था, कटनी जबलपुर से बना था। तो BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 जिले नए बनाए गए, जिनमें से 4 जिले मध्य प्रदेश के वर्तमान में है, बाकी के 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है 1998 को इसमें सिंहदेव समिति के द्वारा कुल 6 नए जिलों का प्रस्ताव दिया गया था, जिनमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में भी हैं और 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। तो हरदा बना था ये नर्मदापुरम से, नीमच बना था मंदसौर से, उमरिया बना था शहडोल से। तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। देखिए इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत की गई है, ये आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही है, ताकि आपको एग्जाम में प्रत्येक एंगल से प्रश्न की जानकारी हो कि यहाँ से कैसे आ सकता है, यहाँ से कैसे नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने ये सब फैक्ट बार बार आपको बताने का प्रयास किया है। ये जिलों का, इनके डेटा को काफ़ी याद करने में परेशानी होती है और ये हम बार बार बता रहे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को, अगर आप इस वीडियो से 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। साथ में ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों को हमारी मेहनत ठीक लग रही हो तो हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो को हमारी को लाइक कर सकते हैं। आप अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ सकते हैं। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का भारत में, मध्य भारत में विलय कब किया गया था। तो देखिए जो ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी थी इसका मध्य भारत में विलय 1947 में किया गया था। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सिंगल फैक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप उसको वैसे ही याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनसे संबंधित फैक्ट हैं तो उन्हें हम फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास करा रहे हैं। सेम वैसा ही प्रश्न है, केंद्रीय प्रांत का गठन कब हुआ था, ठीक है। अगर हम केंद्रीय प्रांत के गठन की बात करें तो इसका गठन जो है 1861 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस संभाग में केवल 3 जिले हैं। आपको 3 जिलों के नाम तथ्य के रूप में दिए गए हैं। पहला है, सॉरी जिलों के नहीं बल्कि संभाग के, चंबल संभाग, दूसरा है नर्मदापुरम संभाग और तीसरा है शहडोल संभाग। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में 8 जिले वाला संभाग एक तो इंदौर है और दूसरा जबलपुर था। लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि सबसे कम संभाग वाला जिला कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं चंबल संभाग। तो चंबल संभाग में हैं 3 जिले, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है अपना भिंड और दूसरा है मुरैना, तीसरा है चंबल, माफ़ कीजिएगा श्योपुर, ठीक है। तीसरा है श्योपुर। तो इस हिसाब से ये 3 जिले हैं जो चंबल संभाग में हैं। इनका मुख्यालय जो है मुरैना में है। वहीं अगर नर्मदापुरम की बात करें तो इसमें 3 जिले नए आते हैं। एक है नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम, और दूसरा है, पहला है नर्मदापुरम और दूसरा है हरदा, तीसरा है बैतूल, ठीक है। शहडोल की अगर हम बात करें तो शहडोल में एक तो शहडोल जिला आता है, एक तो शहडोल जिला आता है और दूसरा आता है अनूपपुर और एक आता है उमरिया, ठीक है। तो इसमें भी 3 जिले शामिल हैं। अब आपको प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस संभाग में केवल 3 जिले हैं, तो ये तीनों ही संभाग हैं, इनमें 3 जिले हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पर कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 3, 1 और 3, सभी 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सभी 1, 2, 3। कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया।
यहाँ इसका डेटा भी दिया गया है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। चंबल संभाग जो है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। मुरैना, भिंड और श्योपुर इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। नर्मदापुर संभाग की बात करें तो ये इसकी भी स्थापना 1980 में हुई थी। ये पूछे गए हैं 1980 चंबल संभाग पूछा गया है, ठीक है। बाकी के संभाग भी पूछे जा सकते हैं और एक ये शहडोल संभाग पूछा गया है, ठीक है। और इसमें जिले हैं नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। शहडोल संभाग की बात करें तो ये 2008 में स्थापित हुआ था। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, इसमें तीन जिले शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे नया जो संभाग है ये शहडोल संभाग है। अगला प्रश्न है, सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, लेकिन सिंगरौली के बगल में सीधी है। उधर सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, लेकिन उसके बगल में झाबुआ है। तो देखिए, अलीराजपुर के सबसे अंतिम क्षेत्र बिंदु और इधर सिंगरौली का सबसे अंतिम बिंदु के बीच जो समय का अंतर है ये है 34 मिनट, ठीक है। कितना है? 34 मिनट। यानी कि अलीराजपुर पूरब में पड़ता है, इसलिए सूर्य की किरणें सबसे पहले वहाँ होंगी, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? पूर्वी क्षेत्र में होगा, इसलिए 34 मिनट वो आगे है। अगर हम बात करें सीधी और झाबुआ की, तो यहाँ पर भी लगभग देखिए यहाँ लगभग में ही बात की गई है, तो लगभग जो है आधे घंटे का अंतर रहता है। यानी कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होगा? ये होगा सीधी में 1/2, यानी कि आधे घंटे पहले सीधी में सूर्योदय पहले उदय होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु तथा सबसे पश्चिमी बिंदु पर समय का अंतर कितना होगा? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी, यानी कि 34 मिनट का अंतर जो है होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 230 है, ठीक है। इसका राइट आंसर वी है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 जो हैं विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एसटी के लिए आरक्षित हैं 47 और एससी के लिए आरक्षित हैं 35। तो कुल आरक्षित सीटों की संख्या बात की जाए, जिन पे 7 और 5, ठीक है, 4, 3, 7 यानी कि 82 है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये कोई भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में 29 यानी कि 29, लेकिन आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी याद रखने होंगे। ये फैक्ट हैं, लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 29, लेकिन उसमें से एसटी के लिए हैं 6 और एससी के लिए रिजर्व हैं 4। तो कुल रिजर्व सीटों की संख्या आप ये याद रखेंगे, 29 में से 10 है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो ये 11 है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था? देखिए मध्य प्रदेश मध्य में, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया और इसीलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से जाना गया, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश जो है, आप ये तो समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश का अन्य नाम जो है हृदय प्रदेश है। साथ में आपको कुछ और भी याद रखना है, यहाँ हीरा अधिक मिलने के कारण इसे हीरा प्रदेश कहा जाता है। एकमात्र स्टेट है जहाँ पर हीरा पाया जाता है। वहीं बात करें सबसे अधिक टाइगर 526, ये लेटेस्ट गणना में 526 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए थे, तो इसलिए इसे टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिद्ध और घड़ियाल का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गिद्ध और घड़ियाल, साथ में ही बुल्फ भी याद रखेंगे यानी कि भेड़िया, जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, इसलिए इसे ये नाम दिए गए हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश से अत्यधिक नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसका जो राजकीय वृक्ष है ये है बरगद, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका बी। लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप याद रखेंगे, इनसे आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ सकते हैं, साथ में ही चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। वहीं इसका वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका नाम है फाइकस वेंजालेंसिस, ठीक है। कब घोषित हुआ था? तो इसे मध्य प्रदेश शासन ने 1981 में 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया था। साथ में आपको याद रखना है कुछ अन्य फैक्ट, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय फल
क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। राजकीय पुष्प की बात करें तो ये सफ़ेद लिली है। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। और ये फैक्ट क्या आप जानते हैं? ये आपके लिए दिया गया है, तो आप इसे पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, माफ कीजिएगा, अभी राजकीय पक्षी नहीं बताया है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? शाह बुलबुल। इसे दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर ये नामों से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। क्या क्या है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। ठीक है, अन्य नाम इसके क्या क्या हैं? शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो आपको ऑप्शन में इनमें से कोई भी मिल सकता है। इसे घोषित कब किया गया था? 1981 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें ये कहाँ पर मिलता है, तो एक सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, दूसरा है सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में। इन क्षेत्रों में जो है दूधराज बहुतायत पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु अगर बात करें तो ये बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का है, कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है ये महासीर है। अगर आपको हो सके तो टोर भी याद रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी मिलती है। तो ये जो है महासीर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य आप सभी जानते हैं कौन सा है। राजकीय नाट्य है माछ। ठीक है, कहाँ प्रचलित है? मालवा में। तो इसका राइट आंसर है बी। लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य ये है माछ। ठीक है, ये कहाँ पर प्रचलित है ये आपसे पूछा जाता है, तो माछ मालवा में प्रचलित है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? तो एक हैं सिद्धेश्वर सेन, दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा। ये आपको याद रखने होंगे। साथ में ही आपको याद रखना होगा राजकीय नाट्य के साथ साथ राजकीय नृत्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, और राई जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी और बघेलखंड में भी, यानी कि दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके कुछ कलाकार हैं रामसाय पांडे, ज्ञानेश्वरी देवी। इन्हें पद्मश्री अभी हाल ही में दिया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री इन्हें जो है दिया गया है। साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो है यहाँ मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। लेकिन आपको याद रखना ये घोषित कब हुआ था? ये घोषित हुआ था 26 जुलाई 2011 को। इसके जो रचनाकार हैं ये महेश श्रीवास्तव हैं। इसके जो गायक हैं शांतनु मुखर्जी हैं, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस प्रजाति का अपनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो बारहसिंगा है ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये ब्रेडरी प्रजाति का है, तो इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट और याद रखने होंगे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे एक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ये बारहसिंगा है। ठीक है, कौन सी प्रजाति का है? तो ये ब्रेडरी प्रजाति का है। घोषित कब हुआ था? 1981 में। और इसको जो आधिक्य क्षेत्र है, यानी कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला में और बालाघाट में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये जो है यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। चलिए, एक अच्छा फैक्ट जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, और ये है, क्या आप जानते हैं? आप क्या जानते हैं? तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष ये तीनों ही 1981 में घोषित किए गए थे। ठीक है, तीनों ही एक साथ घोषित किए गए हैं, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और अगर मेरी बात की जाए तो हमने कुछ इस प्रकार से इसे याद रखा था, PPV। ठीक है, 1981 ये थी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, यानी कि 25वां राज्य दिवस। अब पी से हमने याद यहाँ हिंदी में रखा था, एक था पशु, दूसरे पी से था पक्षी और तीसरे से था वृक्ष। ठीक है, क्या था? वृक्ष। तो ये हमने कुछ ऐसे याद रखे थे, और ये तीनों ही 1981 में घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2013 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो परंपराओं से चला आ रहा था उसका नाम था डी, यानी कि मलखंभ। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। इसके बारे में फैक्ट ये हैं कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और ये महाराष्ट्र में भी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, अगर हम इसकी घोषणा की बात करें, इसे कब अपनाया गया था, तो ये था 10 अप्रैल 2013। आप डेट सहित याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे पेपर में, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इससे संबंधित मलखंभ अकेडमी है,
कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, इससे संबंधित एक पुरस्कार भी दिया जाता है और इसका नाम है प्रभाष जोशी सम्मान। प्रभाष जोशी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, आप ये भी याद रखेंगे। मलखंभ की बात करें तो मलखंभ के केंद्र मध्य प्रदेश में अब तक 14 हैं। ये आपसे पूछा गया है पिछले ही पटवारी एग्जाम में, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए, हो सकता है कि आपसे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है इसके नाते ये प्रश्न भी बन जाएं। तो मलखंभ की बात करें तो ये मलखंभ जो है 3 प्रकार से खेला जा सकता है। ठीक है, पहला है फिक्स्ड मलखंभ, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फिक्स्ड मलखंभ मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये किसके द्वारा खेला जाता है, तो आप यहाँ फंस जाएंगे। इसलिए आप याद रखेंगे केवल पुरुषों के द्वारा खेले जाने वाली जो प्रतियोगिता है इसे बोलते हैं फिक्स्ड मलखंभ। अगर दूसरा है केवल पुरुषों के लिए खेली जाने वाली मलखंभ की जो खेल व्यवस्था, वो है हैंगिंग मलखंभ। ठीक है, जिसमें लटक करके ये पुरुष अपने कर्तव्य दिखाते हैं। तीसरा है मुख्य रूप से केवल महिलाओं के द्वारा खेले जाने वाला मलखंभ, जिसका नाम है सेप मलखंभ। तो मलखंभ 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड, हैंगिंग, सेप। सेप जो है महिलाओं के द्वारा और हैंगिंग और फिक्स्ड ये पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। अगला प्रश्न है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है। अगर हम सोयाबीन की बात करें कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो उससे पहले आइए जानते हैं कि लिलियम कैंडिमम ये किसका नाम है। तो ये है सफ़ेद लिली का। आप सभी जानते हैं कि ये सफ़ेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। मैंगिफेरा इंडिका ये आम का वानस्पतिक नाम है या साइंटिफिक नेम है। पेपेवर सोमनिफेरम ये आपसे कई बार पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अफीम मंदसौर और नीमच जिलों में पैदा होती है, इसलिए ये यहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम पूछा जाता है। इसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, ये अफीम का वानस्पतिक नाम है। और ग्लाइसिन मैक्स की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन का नाम है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी हम जान लेते हैं। इन अन्य फैक्टों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ आपको फसलों के या फिर पौधों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उसके साइंटिफिक नेम बताए गए हैं। सोयाबीन की अगर हम बात करें, हो सकता है यहाँ पे कुछ जानवर भी होंगे। ठीक है, तो सोयाबीन की बात करें तो इसे ग्लाइसिन मैक्स नाम दिया गया है। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिबम नाम दिया गया है। आम का वानस्पतिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। सागौन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसका जो नाम है टेक्टोना ग्रांडिस है। सफ़ेद लिली की बात करें तो इसका नाम लिलियम कैंडिमम है। महासीर मछली जिसे टोरटोर या फिर टोर प्यूटिटोरा इसका नाम दिया गया है। दूधराज की अगर हम बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है जो इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नेम है। बारहसिंगा की बात करें तो रूसवर्स डुआसलाई इसको कहा जाता है। धान की बात करें तो ओराइजा सेटिवा इसका वानस्पतिक नाम है। और बरगद की बात करें तो फाइकस बेंजा लेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों को अगर ये प्रश्न चाहिए, यानी कि या तो लिख सकते हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें। इससे होगा ये कि वीडियो तो आप 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक हर चीज़ एक रिवीजन मांगती है। तो रिवीजन के लिए आप फिर से या तो वीडियो देख सकते हैं या फिर इनमें जो प्रश्न लिखे हैं, फैक्ट लिखे हैं, उन्हें लिख सकते हैं। तो देखिए, लिखने का टाइम अगर नहीं है तो आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से ये PDF प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंभ को कब राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो इसको हम बता चुके हैं कि 2013 में जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अन्य राजकीय प्रतीक जिनके वर्ष दिए गए हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, PPV। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी रिकॉल कर सकते हैं। बारहसिंगा जो है 1981 में। दूधराज यानी कि पशु, जो एक तो ये पशु है, दूसरा पक्षी, 1981 में। बरगद को भी 1981 में। ये तीनों ही 1981 में राजकीय प्रतीकों के रूप में अपनाए गए हैं। वहीं बात करें अगर हम महासीर मछली की, तो ये 2011 में। और गान की बात करें तो 2011 में। मलखंभ की बात करें तो 2013 में ये राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए हैं, प्रतीकों के रूप में अपनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रतीक थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके वर्ष हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया है। JBP समिति, राज्य विघटन आयोग, धर आयोग, या फिर इसका जो आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, देखिए, ये JBP समिति जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार
वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। हालांकि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में ही पॉलिटी ये विषय हमारे अन्य प्रोग्राम में चल रहे हैं। तो आप एक तो ये बात भी समझ लीजिएगा कि आजकल एमपी सिर्फ एमपी में एमपी के ही प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इत्यादि से भी प्रश्न बनते हैं, विविध से भी बनते हैं, करंट से भी बनते हैं। तो उन्हीं के लिए आप हमारी सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की गठन की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। तो मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भारत में 1953 में बना था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में की गई। अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। इसके सदस्य की बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, यानी कि कुल 3 सदस्यीय ये आयोग था, जिसने अपनी सिफारिशें जब दी तो इसकी जो सिफारिशें लागू हुई 1 नवंबर 1956 से, और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में विशेष करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र शामिल था, उसको समाप्त कर दिया गया। और हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया, ठीक है। इसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले बनाए गए थे, ये आप सभी याद रख सकते हैं। फिर से आपके लिए की पॉइंट, लेकिन थोड़े से छोटे अक्षरों में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग हो गया है। क्या आप जानते हैं फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, परंतु हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाने का जो है ठाना, क्योंकि इसका एक रीजन था, मध्य प्रदेश के बीच में जबलपुर नहीं है, भोपाल है, तो यहाँ से शासन करना, प्रशासन चलाना आसान होता है। अगला प्रश्न है, पार्ट ए की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर मिलते हैं, तो यहाँ से आप प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। पार्ट ए की राजधानी है नागपुर, ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। आइए देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का हिस्सा 3 पार्टों में बटा था। एक था पार्ट ए, ठीक है, एक था पार्ट ए और एक था बी और एक था सी। पार्ट डी में मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं था। लेकिन पार्ट ए की बात करें तो उस क्षेत्र को कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, यानी कि मध्य प्रांत। पार्ट बी में शामिल था मध्य भारत का क्षेत्र और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश आता था, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट ए की राजधानी तो ये थी नागपुर। आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसकी राजधानी या मध्य प्रांत की राजधानी या पार्ट ए की राजधानी, तो आप तीनों चारों एंगल से याद रखेंगे नागपुर। उसी प्रकार से मध्य भारत की राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे कंपलसरी परमानेंट नहीं थी, ग्वालियर 6 महीने चलती थी और इंदौर से 6 महीने के लिए चलती थी। तो ये मध्य भारत की जो राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर थी। विंध्य प्रदेश की बात करें तो ये रीवा में थी। मध्य भारत जो है पार्ट डी में मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं था, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जब भी मैप आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ए को इधर डिनोट करिएगा, फिर बी जो है यहाँ पे डिनोट करिएगा और सी जो है इधर डिनोट करिएगा, और आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। तो ए जो है इधर नागपुर है, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। उधर बी की बात करें तो ये ग्वालियर और इंदौर है, तो इधर और रीवा इधर है मध्य प्रदेश के। तो आप अगर इस क्रम में याद रखेंगे तो आप ये नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, विंध्य प्रदेश में कितनी रियासत शामिल थी? तो विंध्य प्रदेश की रियासतों की बात अगर हम करें तो आप सभी जानते हैं विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। पार्ट सी में ये शामिल था और इसमें 38 रियासतें शामिल थीं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हम जानेंगे, जैसे 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही थी। तो पार्ट ए स्टेट था, पार्ट बी स्टेट था, पार्ट सी स्टेट था, भोपाल भी सी स्टेट का भाग था, ठीक है। हालांकि ये अलग था लेकिन पार्ट सी में ही शामिल था। पार्ट ए स्टेट की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, यानी कि मध्य प्रांत जो है था, इसकी राजधानी नागपुर थी। आप फिर से एक बार डेटा देख लीजिएगा, ज़्यादा जल्दी रहेगा याद करने में। इसमें जो है 15 रियासतें शामिल थीं। पार्ट बी की बात करें, जिसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर और ग्वालियर रहा करती थी। इसमें 25 रियासतें शामिल थीं। पार्ट सी स्टेट की बात करें, जिसमें विंध्य प्रदेश था,
जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी रीवा थी और इसमें 38 रियासतें शामिल थीं। यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, लेकिन आप बाकी के आंसरों को भी याद रखेंगे, बाकी के फैक्ट भी याद रखेंगे। भोपाल स्टेट की बात करें तो ये पार्ट सी में ही शामिल था और इसकी राजधानी भोपाल ही थी, जिसे एक रियासत के रूप में देखा जाता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों क्षेत्रों की कितनी कुल रियासतों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर को किस वर्ष बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर को 1968 में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भवन के वास्तुकार कौन थे? देखिए यहाँ पे ऐसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के जो वास्तुकार थे उनका नाम क्या था? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार थे, इनका नाम था सी यानी कि हेनरी इरविन, ठीक है। आइए, क्या आप जानते हैं इससे संबंधित फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे प्रश्नों के जवाब भी होते हैं। तो 1956 से पहले मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट नागपुर में था, ठीक है। जबलपुर जो है, जबलपुर हाई कोर्ट के निर्माण में राजा गोकुलदास का नाम याद रखिएगा, इनका काफ़ी हद तक सहयोग रहा था, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है? तो मध्य प्रदेश के अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है, आप सभी जानते हैं कि जो भारत है ये दुनिया के यानी कि पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आप ये फैक्ट याद रखेंगे। आपको ये क्यों याद रखना है? क्योंकि जब भी ये रेखांश जो होती हैं यानी कि जो आपको अक्षांश दिए जाते हैं डिग्रियों में, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी भारत के किसी भी स्थान की बात करेंगे तो ये तो या तो उत्तरी लिखा होगा या पूर्वी लिखा होगा, यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध इन दो गोलार्ध में आती है, इसलिए आपको ये दक्षिणी और पश्चिमी देशांतर या अक्षांश यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये देखिए उत्तरी अक्षांश के बीच में, तो ये तो हम जानते हैं कि 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के बीच में मध्य प्रदेश का विस्तार है। लेकिन 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 मिनट, देखिए यहाँ ये जो है ये डिग्री का साइन होता है, ये अगर एक डैश कर दिया जाए तो ये मिनट है और अगर डबल कर दिया जाए तो ये सेकंड पढ़ी जाती है। अगर आपने जीपीएस रीडिंग कभी देखी हो या पढ़ी हो तो वो इसी ढंग से लिखी जाती है, डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है। तो 82 डिग्री 48 मिनट ये पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो इसका पहला ही जवाब सही है, इसलिए इसको हम ए राइट आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये 605 किलोमीटर है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो हम जान सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है 605 किलोमीटर, और अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें जिसे चौड़ाई के लिए जाना जाता है तो ये है 870 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय मतलब जिस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से सर्वाधिक लगी हो, तो ऐसा है मध्य प्रदेश का नीमच, ठीक है। मध्य प्रदेश का जिला नीमच जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश की तरफ से बनाता है, ठीक है। तो आप जानते भी होंगे मध्य प्रदेश में जो है ये कुछ ऐसे नीमच की स्थिति है, इसलिए ये राजस्थान से लगा हुआ है, सर्वाधिक सीमा अंतर्राज्यीय बनाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय है यानी कि राज्यों से लगी हुई है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर वी है, लेकिन आपको याद रखना है कि जिन जिलों की सीमा अन्य राज्यों से नहीं स्पर्श करती है वो कितने जिले हैं, उनकी संख्या 17 है। तो यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश के कुल भू आवेष्टित जिले यानी कि जिनकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती 17 हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कुल 35 हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमने यहाँ पर एमपी सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ कवर किया है, साथ में ही जिनमें महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनसे संबंधित प्रश्नों से संबंधित उनको भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। संभावना है कि यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर न जाए, लेकिन आप अगर इसे मैप के द्वारा जितना मैंने पढ़ाया है, फैक्ट बताए हैं और साथ में ही जो जो बातें मैंने बताई हैं उनको अब आप याद तैयार करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, जिसमें से कोई भी पेपर में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अब लास्ट में यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं,
अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम भी आगे आपके लिए प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो लाते रहेंगे। साथ में हमारी एक सीरीज चल रही है 100 प्रश्नों वाली, वो आप देख सकते हैं। तो आप अगर हमें सहयोग करते रहें, आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हम भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।